इस कहानी का शीर्षक है अम्मा। दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इलाहाबाद के कुंभ मेले में हजारों की भीड़ में मुन्ना मुन्ना कहते एक विधवा बूढ़ी औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। वहाँ उसकी कौन सुनने वाला था। सबको संगम में नहा के पुण्य कमाने की पड़ी थी। भीड़ और शोर में मानो उसकी आवाज कहीं गुम हो जा रही थी। उसने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया, लाल रंग की चेक की शर्ट में मेरे मुन्ना को कहीं देखा है? लेकिन लोग ना में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। किसी को संगम में स्नान करके पुण्य कमाने थे तो किसी को अपने किए पापों का कर्ज स्नान करके एक झटके में उतारना था। लेकिन उस माँ को यकीन था हजारों की इस भीड़ में कोई उसकी ये आवाज़ सुने या ना सुने, पर उसका बेटा जरूर सुन लेगा। वो भी तो कहीं माँ माँ कहता हुआ घूम रहा होगा, शायद वही बेटे की आवाज़ सुन ले। अब तो सूरज भी ढलने को था। थक हार के वो बूढ़ी औरत एक किनारे बैठ गई। जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा था उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। एक बार फिर उसने जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। एक साधु ने उस अम्मा को हाथ देकर उठाया। वो एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुन्ना मुन्ना पुकारने लगी। बचपन में तो मेरी आहट सुनते ही मेरा मुन्ना भागा चला आता था। आज इस भीड़ में कहाँ खो गया मेरा बेटा? मेरा मुन्ना ठीक तो होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अनगिनत सवाल उस माँ को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अम्मा? एक आदमी ने परेशान सी नजर आ रही उस माँ से पूछा। मेरा मुन्ना मुझसे बिछड़ गया। उसकी उम्र कितनी है? 40 साल। तो आप घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा। उन्हें बता देना, वो आपके बेटे का नाम लाउड स्पीकर पर बुलवा देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। ये बुदबुदाते हुए वो बूढ़ी माँ पुलिस कैंप की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। मेले की भीड़ भाड़ में मानो उसे दिशा का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। किसी तरह लोगों से पूछ पूछ कर वो कैंप तक पहुंची। मेरा बेटा खो गया है, हाँफते हुए उसने कहा। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे सूखे पत्ते को जरा सी हवा हिला देती है। बैठो अम्मा, पहले थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिस वाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, लंबी सांस भरी और बोली, बेटा मेरे मुन्ना को ढूंढ दो, भीड़ में कहीं खो गया है। अपने बेटे का नाम और उम्र बताओ अम्मा, कितनी देर पहले गायब हुआ है? बेटा उसका नाम मुकेश है, पर घर में सब उसे मुन्ना बुलाते हैं। 40 साल का है मेरा बेटा। कितनी देर पहले गायब हुआ ये तो नहीं बता सकती, करीब 3-4 घंटे हो गए होंगे। मुझे खड़ा करके कुछ सामान लेने गया था, पर लौट के वापस नहीं आया। मेरे बेटे से मुझे मिला दो साहब। जो पुलिस वाला सारी जानकारी लिख रहा था और जो उसके पास खड़ा था, दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ कहा जिसे वो बुढ़िया नहीं समझ पाई। अम्मा कौन से गांव से हो? पुलिस वाला पूछा। ललितपुर के पास बलरामपुर गांव से। अच्छा अम्मा, आप बैठ जाओ, हम भोपू पर बोल देते हैं, आपका बेटा आपके पास आ जाएगा। लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया। बलरामपुर गांव के मुकेश की माँ उसका कैंप नंबर 5 पे इंतजार कर रही है। जहाँ भी हो जल्दी आओ। कई बार ऐसी घोषणा की गई। वो वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतजार करने लगी। 1-1.5 घंटा और बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वो चिंतित बुढ़िया उनसे कुछ पूछने के लिए गई। पुलिस वाले आपस में कुछ बात कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि वो बुढ़िया उनके पीछे खड़ी है। उनकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया और बिना कुछ पूछे वो कैंप में आकर बैठ गई। नहीं नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता। जो बचपन में हमेशा मेरी उंगली पकड़े रहता था, कहीं मेले की भीड़ में वो खो न जाए। वो मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहाँ उसका दिल उसे ऐसी दिलासा दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। मुझे क्यों नहीं समझ में आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वो अचानक कुंभ के मेले में क्यों ले आया? मेरे जाते समय मेरी बहू खुश क्यों थी?
उससे तो देर सवेर कभी भूख लग जाए तो खाना मांगने में भी डर लगता था। जिस रसोई की कभी मैं मालकिन थी, अब उस रसोई में से खाना पूछकर खाना पड़ता है। मुझे क्यों समझ नहीं आया कि अचानक बेटे बहू को मेरा ख्याल कैसे आ गया। उसके घर से निकलते समय बहू और बेटे का हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें छलक पड़ी। शाम के 7 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे ऐसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। मुन्ना के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था, तो क्या गलत किया था? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई? किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले तो। किस्मत से हारी थकी बेहाल उस बूढ़ी औरत को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगाई और एक चाय उसे भी दी। तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे बंसी नाम से बुला रहे थे। उसकी नजर उस बूढ़ी अम्मा पर नहीं पड़ी थी। आज भी कोई बेटा अपने माँ या बाप को छोड़कर गया है क्या परिहास जी? पुलिस वालों ने उस अम्मा की ओर इशारा कर दिया। अम्मा परेशान ना हो आप, मेरा नाम बंसी है। मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ। आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे अपने बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमर बेल खाकर नहीं आए हैं, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा आप मुझ पर बोझ नहीं हो, सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत से हम उम्र मिलेंगे आपको वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हूँ पर मजबूर नहीं। अम्मा तो तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे राम ले जाएंगे। पुलिस वालों ने कहा, अम्मा ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घर का या किसी रिश्तेदार का पता बताओ तो तुम्हें वहाँ छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको बंसी के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेले छोड़ दिया तो किन रिश्तेदारों का नाम बताओ इन्हें? बूढ़ी औरत ने मन में सोचा। बेटा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे बंसी के साथ जाना पड़ता। और स्वाभिमानी बुढ़िया को ये मंजूर नहीं था कि किसी की दया पर जिए। उसकी साड़ी में कुल 600 रुपये बंधे थे, 500 का एक पूरा नोट और बाकी के छुट्टे। उसने 50 रुपये निकाल कर बंसी को दिए और कहा, बेटा मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर पाऊँ। बंसी चला गया और कुछ देर बाद पूरी सब्जी ले आया। अम्मा ने खाने के बाद कहा कि उसे शौच के लिए जाना है। बंसी पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक टॉयलेट के पास ले गया। लंबी लाइन लगी थी वहाँ। बेटा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊँगी, तू जा। नहीं अम्मा, तुम इस भीड़ भाड़ में खो जाओगी, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम फ्रेश होकर वहाँ आ जाना। बंसी कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफी लंबी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद बंसी वहाँ पहुँचा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो काफी समय पहले ही चली गई। बंसी ने कैंप की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुँचने पर देखा कि बूढ़ी अम्मा वहाँ भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में उस बूढ़ी को ढूंढना आसान नहीं था। बूढ़ी औरत बस कदम बढ़ाए जा रही थी। कहाँ किस ओर जाना है ये तो उसे पता ही नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थी। उसे आज भी मुन्ना की वो छवि याद थी, जब पहली बार उसे अपने हाथों में लेकर निहारा था। उसके गुलाबी छोटे छोटे से पंजे, और कैसे उस नन्ही सी जान ने अपनी मुट्ठी में माँ की एक उंगली कसकर पकड़ ली थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। जब उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर वो फूले नहीं समा रही थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। जो यादें उसे कभी स्वर्ग सुख का अनुभव कराती थी,
आज वही उसे पीड़ा दे रही थी। मेरा मुन्ना आज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे माँ की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई वो भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आई थी। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था और उस पर जाकर बैठ गई। ये पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देता है। फिर क्यों लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ता के वो फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। अपने आप ही उसके कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों की गूंज उसके हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। मंदिर में शिव जी की आरती हो रही थी। वो भी अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण उसकी आंख लग गई। अम्मा किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने बूढ़ी औरत से पूछा। वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? जहाँ मेरे प्रभु ले जाएंगे। कौन जात से हो? पंडिताइन हो क्या? नहीं अम्मा, यहाँ ऐसे तो नहीं रह पाओगी तुम। अगर पंडित होती तो क्या रह जाने देते। यहाँ पहले एक पंडिताइन थी जिसे कई लोग दान देने आते थे। पिछले महीने उसकी मौत हो गई, इसलिए पूछ रहा था। दान के पैसे लेकर जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मंदिर के पीछे मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो आ जाना। आपका बहुत धन्यवाद पंडित जी। मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी जरूरत का ध्यान रखेंगे। मंदिर के पंडित जी जब सुबह उस अम्मा को कहने जा रहे थे कि थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाए तो देखा बेंच खाली थी। वो पहले ही जा चुकी थी। वृद्धा कमजोर जरूर थी, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुदारी जिंदा थी। उसकी साड़ी में 550 रुपये बंधे थे। उसने उसमें से 10 रुपये का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिया जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा चाय के साथ पाव रोटी भी दूं क्या? कितने का है? 5 रुपये की चाय और 5 का पाव। ठीक है बेटा, दे दो। अम्मा एक हाथ में प्लास्टिक के कप में चाय लिए और दूसरे हाथ में पाव लिए कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी जहाँ बैठकर वो खा पी सके। शायद चाय वाला समझ गया। अम्मा 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहाँ बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहाँ छोड़ दूँ? बेटे ने पहले ही छोड़ दिया है, अब तुम मत छोड़ो, बूढ़ी बुदबुदाई। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे। अम्मा अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। दोनों हाथों में सामान था और बगीचे में घूमने वाला दरवाजा, वो भी इतना भारी कि पैर से हिलाना मुश्किल था। लोग सुबह सुबह वहाँ टहलने के लिए आ रहे थे। ट्रैक सूट पहने एक लड़की दौड़ते हुए आई। कानों में उसने ईयरफोन लगा रखे थे। उसने उस बूढ़ी अम्मा को देखकर मुस्कुराई और पहले उनके लिए दरवाजा घुमा दिया। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गई। एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर वो चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, लेकिन पाँव में डुबोकर अच्छी लग रही थी। भूखे पेट सोने के बाद कुछ मिल जाए तो वो ही बहुत हो जाता है। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से कोई भी बातें नहीं कर रहा था। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता, हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। एक ही दुनिया में एक ही रास्ते पर सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। तभी उसका ध्यान पास के पेड़ पर मौजूद पंछियों के स्वर ने खींचा। घोंसले में 2 बच्चे थे और शायद उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिड़वा और चिड़ी बारी बारी से अपने पर फैलाए आसमान में उड़ जाते, फिर वापस लौटकर अपनी ही भाषा में बच्चों को कुछ बोलते, जैसे कह रहे हो कि देखो अब ऐसे ही उड़ना है तुम्हें। बच्चों ने फिर घोंसले में आने का प्रयास किया तो
उन्होंने मना कर दिया। अब तुम्हें हमने काबिल बना दिया है, अब अपनी देखभाल खुद करो। बूढ़ी सोचने लगी, हम भी तो ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सारे हुनर सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों से एक बात हमें सीखनी चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाना हमारा फर्ज है, लेकिन बच्चों को ना खुद पर आश्रित रहने दें और ना बच्चों पर आश्रित रहें। काश ये सीख मैंने पहले सीख ली होती। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। अम्मा सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने के पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने सारे सवाल अपने प्रभु को समर्पित कर दिए और शांत मन से अपने कदम बढ़ाने लगी। मुन्ना के बेटे कार्तिक की उसे रह रह कर याद सता रही थी। 15 साल का हो गया, लेकिन अभी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं है। अपने बाप को अकेला आते देखकर उस पर क्या बीतेगी। मुन्ना क्या कहेगा उसे, क्या कह पाएगा कि वो अपनी माँ को मेले में छोड़ आया है। मुन्ना ने जो मेरे साथ किया, क्या सपने में भी वो कभी सोचेगा कि भविष्य में कार्तिक भी ऐसा ही कर सकता है उसके साथ। इतना सब सोचा होता तो शायद वो ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। बूढ़ी औरत चलते चलते एक जगह जाकर ठहर गई। कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा कार्तिक भी इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी ऐसे बड़े कॉलेज में जाएगा। कॉलेज रोड के उस तरफ था और बूढ़ी औरत रोड के इस तरफ। वो खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। तेज आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी, उस पर एक स्टोव था। दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था जिससे कई लड़के बातें कर रहे थे। क्या पांडे जी, कितना इंतजार करवाइएगा पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं, बस आता ही होगा रामेश्वर। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उलझुल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक कप चाय और टोस्ट ही दे दो। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई और बोली, आप कहें तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे आप क्यों बनाएंगी? इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ लूंगी नहीं। बूढ़ी अम्मा के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था। बूढ़ी अम्मा ने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाया। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह, क्या पराठे बनाए हैं अम्मा, मजा आ गया। हर रोज लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी पांडे जी को। कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर आज उनका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में रामेश्वर भी आ गया। ए क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया? ए, तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात समझे रामेश्वर बिगड़ गया। पांडे जी फिर कहाँ चुप रहने वाले थे। हाँ, रख लिया, मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। तू साले क्या करेगा? मेरे गांव का नहीं होता तो कब का निकाल बाहर फेंक दिया होता। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा, किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। इसके आगे अम्मा कहाँ जाती है? क्या अम्मा को कोई नौकरी मिलती है? क्या अम्मा कभी अपने बेटे से मिल पाएगी? या अम्मा के साथ क्या क्या होता है? आगे की कहानी जानने के लिए कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करें। जल्दी ही इस चैनल पर कहानी का दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा। कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो कहानी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।